हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैत्री जोन। तो आज मैं आपको मेरे डिलीवरी के जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जो डिलीवरी का जो पेन होता है ना, आपको उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो इतना ख़तरनाक होने वाला है। आपकी जान निकल जाए वैसा ख़तरनाक वो पेन होता है। तो सबसे पहले तो मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, और जब मुझे पेन उठे थे तो मुझे घर से कोई पेन नहीं थे, ठीक है। और हम 18 ऑफ नवंबर को हॉस्पिटल दिखाने गए थे कि रूटीन चेकअप के लिए गए थे। हमें डेट दी गई थी 18 की, इसलिए हम गए थे। और ईडीडी मेरी थी 20 ऑफ नवंबर। गए वहाँ पे और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी किया और वजाइनल एग्जामिनेशन भी किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, 1 सेंटीमीटर जितना खुल गया है और आपका पानी कम हो गया है बेबी, तो फिर आप अभी एडमिट हो जाइए। मतलब हम रात को 8 बजे गए थे, 7:30 बजे, और 8 बजे थे, हमें डॉक्टर से मिलते मिलते 8 बज गए थे। और फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको अभी एडमिट होना है। तो ठीक है, हमने फिर बोला डॉक्टर को अभी तो हम एडमिट नहीं हो सकते, क्योंकि हम कुछ खाना पीना नहीं खा के लाए, ना ही हम कोई बैग रेडी करके लाए हैं। तो आप हमें 1 घंटे का समय दे दीजिए, हम घर जाते हैं और तुरंत हम रेडी होके सब सामान पैक करके आते हैं और एडमिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें होता ये है ना कि जब हमें ऐसे समय में कोई तुरंत में, आपको तो अंदाज़ा नहीं होता है कि आप फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले हो, माँ बनने वाले हो। तो जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं उनको ज़रा हम बताना चाहिए कि प्रिपेयर करना चाहिए, माइंडफुली पीसफुली प्रिपेयर करना चाहिए कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। लेकिन ऐसा कोई सिखाता नहीं है और लास्ट मोमेंट पे सारा दोष हम पे डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर हम गए और घर पे खाना पीना खाया और थोड़ा पैक भी करवा लिया, और काढ़ा भी बनवा के फिर हम गए घर वहाँ पे, ठीक है। और फिर वहाँ पे हम गए और हमें एडमिट कर लिया 9:15 को, ठीक है। डॉक्टर ने नीचे से विजाइनल एग्जामिनेशन किया, जिसमें बोला कि 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है, और आपको मैं अभी एक जेल इंजेक्ट कर देती हूँ, जिससे डायलेशन ज़्यादा हो जाएगा। वजाइनल एरिया पूरा क्लीन कर दिया उन्होंने, रेज़र से साफ़ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें जेल इंजेक्ट करके फिर हमें हमारे रूम में, जनरल रूम लिए थे हमने पहले, तो लेकिन जनरल रूम फुल था उस दिन, तो हमें स्पेशल रूम दिया गया था। तो हम वहाँ पे एडमिट हो गए, बैठे। और तब ना मुझे कोल्ड और कफ़ इतना हो रखा था कि थोड़ा सा भी मैं खा करूँ ना तो कफ़ निकलता था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया वहाँ पे, मतलब घूमती रही, क्योंकि कुछ पेन तो हुआ ही नहीं था। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि पेन इतना भयंकर होने वाला है कि मैं मतलब रो रो के मेरा हाल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जाके थोड़े 1-2 घंटे के बाद 11 बजे नर्स आई, और नर्स ने बोला कि आप अंदर आ जाइए वहाँ पे लेबर रूम में, और वहाँ पे आपको सलाइन चढ़ने वाली है, ठीक है। तो सलाइन के लिए हम जो वेंस होती हैं, वेंस में उन्होंने वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, जिससे सलाइन हमें वेंस में लगा चढ़ने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो वो लगा दिया, ठीक है। वो लगाने के बाद मेरी वेंस तो पूरी सूज गई थी, तो मैंने बोला कि इसको हटा के दूसरी जगह लगाओ, मेरी वेंस बहुत सूज रही हैं। तो वो सलाइन चढ़ाई थी जिन जो नॉर्मल ग्लूकोज की थी, या फिर पता नहीं नॉर्मल ही थी, तो उससे कुछ पेन नहीं हुआ था। तो पूरी बॉटल हम मैंने सुबह तक उसको खींच लिए उसको, और बोला, उन्होंने आके बोलते थे कि चलो ये करो वो करो, लेकिन आपको वहाँ पे चलना नहीं है। और क्योंकि वहाँ पे आप अगर एनर्जी वेस्ट कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब आपको रियल पेन होंगे ना, तब आप वो एनर्जी आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपको स्टार्टिंग में सलाइन वगैरह चढ़ाए ना, तो आपको इतना वॉक नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, हो सके उतना रेस्ट करना है, ठीक है। मेरी बेबी भी अपना फेस दिखाना चाहती है, ओके। तो उसके बाद, हाँ, आप बोलिए बेबी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, ठीक है। उसके बाद
उस उन्होंने नर्स आई और मुझे वो सलाइन चढ़ा दिया। एक पूरा बॉटल था, उसकी प्राइस भी मैंने पड़ी थी 68 रुपीज़ की थी। ग्लूकोज, नॉर्मल ग्लूकोज वाटर शायद था। और उन्होंने मुझे वो सलाइन से मेरे राइट हैंड में डाल दिया। अब राइट हैंड में डालें तो फिर हम कुछ खा भी नहीं सकते थे, और क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ अपना राइट हैंड ही करते थे, तो फिर खा पी नहीं सकते हैं। उनको बोला है मैंने लेफ़्ट हैंड में लगा दो, फिर भी उन्होंने राइट में लगा दिया। ठीक है, फिर हमें उन्होंने मेंटली टॉर्चर करना, मतलब टॉर्चर इन द सेंस मोटिवेट तो नहीं किया था, बोला ऐसे टोंट में बोलते थे कि चलो एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड और मैंने खूब सारी एक्सरसाइज करी, और शॉर्ट वीडियो में आपको मैं उसकी भी वीडियोस लगा दूँगी। ठीक है, और उसमें मुझे कोल्ड कफ हो रखा था, तो मैं सिंपली लेटती थी ना, तो पूरा कफ मेरे नाक से मुंह तक आ जाता था, और फिर बार बार मुझे स्प्लिट करने जाना था। लेकिन वो सलाइन चढ़ा रही थी और ऊपर से वो डंडे को पकड़ के फिर स्प्लिट करने जाना, वो बहुत हार्ड हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने वो पूरी सलाइन मुझे रात को 9 बजे, 9:15 लगी, वो मैंने सुबह 6 तक उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। और उसमें इतना वो हुआ, मेरी वेंस पूरी सूज गई और मेरा हाथ भी पूरा सूज गया था। तो उसकी वीडियो भी मैं शॉर्ट वीडियो में या फिर इसके बीच में लगा दूँगी। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने सुबह 6 बजे तक वो चढ़ा, तो मुझे तो कुछ पेन नहीं हुआ था। फिर सुबह 6 बजे उन्होंने पता नहीं कौन सी वो पेन वाली जो इंजेक्शन होता है, क्या होता है, वो उन्होंने उस बॉटल में, जो बॉटल लगा था सलाइन से जा रहा था मेरी वेंस में और शरीर में पूरा, उसमें वो इंजेक्शन इंसल्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे धीमा धीमा पेन चालू हुआ, धीमा धीमा मतलब ठीक ठाक हुआ, पीरियड क्रैम्प जैसा पेन चालू हो गया था। वो मुझे दोपहर को 2 बजे तक पेन चालू था। उसमें 2-2 घंटे तक आते थे, मेरा बीपी लेते थे, और बेबी के भी पेट को लगा के इस ईसीजी करते थे कि बेबी का भी हार्ट बीट नॉर्मल रहे। ठीक है, और जो कि मेरे फाइल में डॉक्टर ने लिख रखा था कि 99% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ना ही उन्होंने मुझे बताया, ना ही मुझे उसका मोटिवेशन दिया कि भाई 99% आपके चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, अब जब मेरे साथ मेरी मॉम मॉम भी थी और मदर इन लॉ भी थी, दोनों थी, और मेरे हस्बैंड थे, और फादर भी थे साथ में, लेकिन वो लोग तो घर पे चले गए थे, और मेरे साथ रुके थे मेरी मॉम और मॉम इन लॉ, और साथ में मेरे हस्बैंड। तो पूरी रात मेरे हस्बैंड और मैं चलते रहे कि अभी पेन हो जाए और बेबी हो जाएगा बाहर। मेरी मम्मी और मदर इन लॉ तो आराम से सो गए थे, उनको तो कुछ, उनको उसका पता ही नहीं था कि हम पूरी रात चल रहे थे। और उसमें तो मेरा हाथ इतना सूज गया था ना कि नहीं पूछो। बाद में उनको बोली कि भाई इसे हटाओ, मेरे लेफ़्ट हैंड में लगाओ भाई। बोली कि नहीं, इसमें चलने दो, इसमें चलने दो, अगर होगा तो सुबह हम लेफ़्ट में चेंज करेंगे, अगर कुछ ज़रूर पड़ी तो। ज़रूर इन द सेंस को उनको ऐसा था कि सीजरियन करना पड़े तो लेफ़्ट हैंड में लगाएंगे। मैंने बोला कि बहन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हाथ पूरा सूज गया है। फिर उन्होंने मुझे आइस की पूरी कोल्ड बैग ला के दिया, और उसको प्लास्टिक वाला था, और उसको फिर बोला कि इसको थोड़ा थोड़ा रब करते रहो तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे मेरा दिन निकल गया। फिर सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक थोड़ा माइल्ड माइल्ड पेन चालू हो गया था। फिर 2 बजे आके उन्होंने वापस से इंजेक्शन वो डाल दिया वो बॉटल में, और तीसरा बॉटल मुझे चालू कर दिया, और वो दूसरा बॉटल मुझे चालू कर दिया। उसमें वो वापस से वो इंजेक्शन का पता नहीं कितना बड़ा डोज था वो डाल दिया। ऊपर से 4-4 घंटे में डॉक्टर आती है, हमको बुलाती है, और नीचे से एग्जामिनेशन करती है। और वो एग्जामिनेशन इतना ख़तरनाक होता है ना कि अपनी जान निकल जाए। वो जब स्ट्रेच करती है ना, डिलीवरी का जो पैसेज होता है वो मेरा खुला नहीं था, सिर्फ 1 सेंटीमीटर खुला था, और वो उसको स्ट्रेच करती है तब इतना ख़तरनाक पेन होता है ना, जैसे अभी मर जाएंगे ऐसा लगता है। और उसके बाद जब मैंने बोला कि भाई बहुत पेन हो रहा है मैडम, तो फिर उन्होंने वापस से जेल से स्ट्रेच कर दिया मुझे, कि बोलते कि इससे वो ज़्यादा डायलेट हो जाएगा ऐसा। और फिर मैंने बोला ठीक है चलो। फिर उन्होंने जब मेरा दूसरा इंजेक्शन लगाया, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गए,
ठीक ठाक हुए थे। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि जिंजर सोडा की बॉटल पी लो, तो उसको मैंने 3 बॉटल मैंने पी दी। और गरम गरम काली चाय उकाड़ा, तो उसको भी मैंने 3 से 4 जितना ग्लास जितना मैंने उकाड़ा पिया। पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना, इतना हो रहा था कि बारंबार बाथरूम जाने का मन करता है, और बाथरूम जाते हैं तो फिर पेशाब होती नहीं है, वॉशरूम आती नहीं है। फिर मैं शू छोटे बच्चों को जैसे आवाज़ करके वॉशरूम करवाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने अपने खुद को मेरे हस्बैंड को बोला कि बस ऐसी आवाज़ करो तब भी मुझे वॉशरूम होगी। और इतनी वॉशरूम लगती है 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट में। फिर वो नर्स आके आके बार बार हमें टॉर्चर करती थी कि एक्सरसाइज करो, आप तो सो गए। मैंने बोला अभी तो सोई हूँ भाई, वो आने से 2 मिनट पहले सोती हूँ और वो आ जाती है और ऐसा बोल के जाती है। अगर फिर पूरा मोटिवेशन हमारा डल हो जाता है। फिर बोले कि चलो आ जाओ, आपको एग्जामिनेशन करने वाले हैं। तो फिर तब तो मैडम नहीं थी, तो वो नर्स चेक करने वाले थे, और नर्स को पता नहीं आता है नहीं आता है, इतनी ख़राब तरीके से वो चेक कर रही थी ना कि नहीं पूछो बात। फिर मैंने वो पूरा उन्होंने चेक किया और उस पर से वापस से इंजेक्शन उसमें डाल दिया। और फिर मेरे जो थाई बोन में एक पैर में भी एक साइड मुझे इंजेक्शन लगा दिया। और मैंने बोला ये किसके लिए है, बोलती है कि डायलेट होने के लिए है, जगह खुलने के लिए है। फिर उन्होंने वो इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे इतना पेन हुआ, इतना कि मुझे रोना आ रहा था। और साथ में कफ और कोल्ड भी, खांसी भी इतनी हो रही थी, सर्दी भी हो रही थी, कफ पूरा निकल रहा था। मुझे बार बार स्प्लिट करने के लिए जाना पड़ा, थूकने के लिए जाना पड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। और साथ में जो 6 बजे से 8 बजे का पेन था ना, अनबीरेबल था, इतना ख़तरनाक पेन। वो बोलती हैं कि चलो चलो, लेकिन हमारे ताकत ही नहीं रहती, क्योंकि अगले दिन तो पूरा इतना चल रहा कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम बोलते हैं कि आओ हमें एक्सरसाइज सिखाओ, तो एक एक बार आती है, करती है, खुद से करती है, नहीं हमें कराती है, फिर वो चली गई। फिर बोलती है कि अभी दूसरी शिफ्ट वाले लोग आ जाएंगे, वो आपको करवाएंगे। लेकिन कोई आया नहीं और कोई किसी ने करवाया नहीं। और उसके बाद मुझे इतना पेन हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे अभी नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ पेन अभी मुझे बियरेबल नहीं है, मुझे आप सिजेरियन करवा दो, मुझे अभी कुछ नहीं होगा, नहीं तो मैं अभी पूरी यहीं पे ख़त्म हो जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद 8 बजे एक डिलीवरी चल रही थी, सिजेरियन थी, उसकी फर्स्ट बेबी बॉय था और सेकंड भी बेबी बॉय हुआ था, तो उसका डिलीवरी हो रहा था सिजेरियन से। और उसने फिर वहाँ पे नसबंदी भी करवा ली थी, ट्यूब ब्लॉक करवा दी थी, जिससे अभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो कंसीव ना कर सके, क्योंकि 2 बेबी के वजह से उसको फैमिली कंप्लीट हो गई थी। और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से वो पेपर साइन करवाए और अंदर मेरे पास आए। तो मैंने बोला कि मैडम एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी प्रोग्रेस है तो फिर मैं नॉर्मल करवाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चेक किया और बोलती कि नहीं अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर खुला है, तो अभी तो 8 सेंटीमीटर और खुलना बाकी है। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से साइन करवा लिए पेपर और फिर मुझसे भी साइन करवा लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे ओटी में लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पे दोनों साइड एसी थी, फुल एसी में मुझे रखा। और फिर पेट के ऊपर पहले तो वो पेंटिंग कर रहे थे, कुछ जो उनका होता है उससे होता होगा कुछ केमिकल जैसा, उससे उन्होंने पूरा पेट को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लिया। और उसके बाद कट लगाया और फिर बेबी को निकाला। पहले तो मुझे लेफ़्ट हैंड में सिलाइन चढ़ा दी और कमर में मुझे एक इंजेक्शन दे दिया था। और उसके बाद मुझे नीचे वाला भाग कुछ भी सेंसेशन नहीं था। और उसके बाद उन्होंने मुझे पेट से कट करके उन्होंने बेबी को बाहर निकाला। और मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे सिर्फ ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि नहीं पूछो बात। ऊपर से मैं सॉक्स पहन के गई थी, फिर भी ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने टाँके वाँके लिए होंगे और फिर मुझे वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए रखा ऑब्जर्वेशन के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बेबी को हैंड ओवर कर दिया फैमिली वालों को। और फिर मुझे 1 घंटे के बाद मुझे रूम में शिफ्ट करा। और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। 4 से 5
गोदरी मुझे रख दिए थे, मेरे ऊपर ब्लैंकेट रख दिए थे, इतनी ठंड थी। और ना ही मैंने अपनी बेबी को देख पाई और ना ही मैंने किसी से बात कर पाई। मैं तो सिर्फ सो रही थी, 6 से 8 घंटे में सो गई थी। फिर सुबह थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे नींद खुली जैसा हुआ, होश में आई। तब मुझे नीचे कैथेटर लगा था और वो उसको मैं लाइव लगाने वाली थी, लेकिन मैंने बोला मुझे मत लगाओ, वो मुझे बेहोश करने के बाद ही लगाना। तो वो लगाया था ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद मुझे होश आया, तब तब मुझे पता चला कि मुझे बेबी गर्ल हुई है। और फिर मैंने अपनी फैमिली को पूछा कि उसको क्या गाल पे मेरे जैसा तिल है क्या उसके बाल लंबे हैं क्या, और ऐसे सब। लेकिन उन्होंने बोला था कि ज़्यादा बात मत करना, स्टिचेस लगे हैं इस वजह से। और उसके बाद मैं अपने बेबी को मिली। तो ये डिलीवरी की जर्नी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है ना, तो एक चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करें ना, तब से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, सबसे रोज़ चलें। और जब भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाए ना, फिर भी चलना चालू करें, 1 घंटा तो चलना ही है। मेरी डॉक्टर ने ना मुझे मिस गाइड किया था। मैंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज से 9 मंथ में आपको बताऊंगी, 9 मंथ में बताऊंगी। 9 मंथ में जाके पूछा तो फर्स्ट वीक ख़त्म होने के बाद सेकेंड वीक में बताऊंगी। और बताया क्या कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो। तो आपको अगर कंसीव हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला दूसरा तीसरा महीना अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तब तक सिर्फ वॉक करें। और सबसे चौथा महीना लगता है ना, तो लाइट एक्सरसाइज चालू कर देना चाहिए, जैसे कि बटरफ्लाई है, थोड़े योगा पोस्चर्स हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको पेन इतना होगा ना, तब आपके माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था, ना ही मुझे ऐसे कोई वीडियोस मिली थी जिसमें ये सब बताएं, और उसका रियल एक्सपीरियंस कोई बताने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, सब बोलते कि मेरी भी सीज़र हुई, उसमें कुछ हुआ, कुछ नहीं होता है। मेरी भी सीज़र हुई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है जो मैंने फेस किए हैं। क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती हैं, सबकी बॉडी डिफरेंट होती हैं। अगर एक छोटा बेबी जो है, जिसका हेड एक नारियल के समान है और उसको सिर्फ नाक के जो छेद है ना, उससे भी छोटा छेद से बाहर निकलना है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी रहती है। तो आपको फर्स्ट मंथ से नहीं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, वहीं से आपको उसका पूरा तैयारी करके रखना है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। नहीं तो अभी के डॉक्टर ना आपको आपको इतनी सारी पेन की दवाई दे देंगे ना, एक दिन में आपको ये पेन सहन नहीं होगे। इस वजह से आपको बोल रही हूँ, जब से आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाए तब तक सिर्फ वॉक करें। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू हो, यानी कि चौथा पाँचवा महीना, तब से आपको योगा पोस्चर्स चालू करने हैं, खास करके मेडिटेशन करनी है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। और फिर मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा, सेकेंड ट्राइमेस्टर से मेडिटेशन, इनफैक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मेडिटेशन करेंगे ना, तो जो मिस कैरेज के चांसेस होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। और और दूसरी बात ये कि जब आपके थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होंगे ना, 6, 7, 8 और 9 मंथ, तब आपको थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिसमें क्या होगा, डक वॉक होगी। देखिए 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद ना आपको डक वॉक बहुत करनी चाहिए, और बटरफ्लाई भी ज़्यादा करनी चाहिए, स्क्वाड करने चाहिए, और स्टैंडिंग स्क्वाड करने चाहिए। मैंने ये 9 मंथ में जाके शुरू की थी, जब मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि अभी कौन सी, उन्होंने 9 मंथ तक मुझे कुछ भी करने से मना किया था, ना कि वॉक करने से भी मना कर दिया था। फिर 9 मंथ में बोलती है कि आप 1 घंटा वॉक करें, 2 घंटा वॉक करें, सीढ़ियाँ चले, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। 9 मंथ में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इनफैक्ट किसी किसी की 8 मंथ के एंडिंग में भी हो जाती है। 9 मंथ में आप एक्सरसाइज करने के लिए बचेंगे ही नहीं, तो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए आपको फर्स्ट मंथ से ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा करने हैं, ओमकार चैंटिंग करनी है, जिससे आपकी जो माइंड की जो स्टेबिलिटी होगी ना, आपकी माइंड की जो स्ट्रांगनेस होगी ना, वो बनी रहेगी। क्योंकि लास्ट की जो पेन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तब मैंने
फिर जो 9 मंथ में आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग भी ज़्यादा करनी है और काम भी करना है और रिलैक्स भी रहना है और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक। मेडिटेशन करेंगे तब आपको बोलना है कि ये पेन है, उसका अभी तभी से आपको विजुअलाइज कर लेना है कि ये पेन है, थोड़ी देर के लिए है, 2 घंटे के लिए है, 4 घंटे के लिए है। उसके बाद आपका बेबी आपके हाथ में होगा, आपके पास होगा। अगर आप सीज़र करवाएंगे तो आपको पेन पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा, कभी भी आपको और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से आपको ये 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का पेन सहना है, इसलिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे आपको खुद को रियलाइज़ करवाना चाहिए। मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको गाइडलाइन एज अ सिस्टर आप इसको पूरा समझिए और इसको फॉलो करना। अगर मेरी भी बेबी गर्ल हुई है कल 20-25 साल के बाद, जब वो भी माँ बनेगी, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैंने कैसे निकाल लिया है। मुझे भले सीज़र हुआ है, क्योंकि मुझे फर्स्ट मंथ से बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो जब प्रेग्नेंट होगी ना 25-30 साल के बाद, वो जब माँ बनेगी ना, तो उसको फर्स्ट मंथ से मैं गाइड करने वाली हूँ कि बेटा पहले तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन अच्छे से करना है, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। इनफैक्ट तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से खुद के लिए भी मेडिटेशन चालू करूँ, क्योंकि सब गाइडेंस देने वाले कोई होते नहीं हैं। और फिर हो जाने के बाद, सीज़र हो जाने के बाद सब टॉन्ट मारेंगे कि ऐसे कर रहे थे, अगर ऐसे कर लेते तो अच्छा होता, अगर वो कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन उस टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमें वो पेन नहीं बियर होता है, तब हमें बताने वाला कोई नहीं होता, तब हमें शांत करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है। तो मेरी मम्मी तो वो तब रोने लगी थी। मैंने अपने मन में बोला कि मम्मी तुम क्यों रो रहे हो, मुझे खुद रोना आ रहा है, आप मुझे मोटिवेशन करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे मेरी सीजरियन जर्नी थी। अगर नेक्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी का चांस होगा तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं मेडिटेशन करूँ, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नहीं तो 99% आपके सीज़र ही करेंगे। भले आपको बताएंगे नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो लोग सीज़र ही करेंगे। आपको अगर पेन नहीं आएंगे, अगर आप पूरा रिलैक्स करके बैठे रहेंगे तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। बाय, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।